देखिए, रसायन विज्ञान के विकास इतिहास में अभी तक मैंने 3 ही पॉइंट पढ़े थे। अब आगे के जो चौथा पॉइंट है वो हमारा ये है कि रसायन विज्ञान के इतिहास में जॉन डाल्टन ने 1807 में जो जॉन डाल्टन ने 1807 में हमारा 1807 में किस पर विचार किया था? परमाणुओं द्वारा, परमाणुओं पर विचार किया था। जो हमारे जॉन डाल्टन थे उन्होंने 1807 में, कब? 1807 में परमाणुओं पर विचार किया। जब 1807 में परमाणुओं पर विचार किया, विचार करने के बाद में बताया गया कि जो रसायन विज्ञान के जनक हैं वो हमारे कौन है? लेवाइसियर। कौन है? लेवाइसियर। रसायन विज्ञान के जनक हैं हमारे लेवाइसियर। अब आते हैं कि लेवाइसियर का पूरा नाम क्या था? लेवाइसियर का पूरा नाम क्या था? हम लोग क्या करते हैं, किताबों में लिखा होता है कि रसायन विज्ञान के जनक कौन है, तो हम लोग बता देते हैं लेवाइसियर हैं। लेकिन लेवाइसियर का जो पूरा नाम है वो क्या है? एंटीनो लेवाइसियर। कौन है? एंटीनो लेवाइसियर। अब जो रसायन विज्ञान के जनक हैं वो कौन है? लेवाइसियर हैं। और लेवाइसियर का जो पूरा नाम है वो लेवाइसियर का पूरा नाम है एंटीनो लेवाइसियर। कौन है? एंटीनो लेवाइसियर। अब बात करते हैं कि एंटीनो लेवाइसियर के द्वारा अठारह सौ अब बात करते हैं एंटीनो लेवाइसियर के बाद में रसायन विज्ञान का इतिहास एक पॉइंट और जुड़ा। वो पॉइंट हमारा क्या है कि 1800 के दशक में, 1800 के दशक में 1800 के दशक में रासायनिकों ने यौगिकों की भी खोज की। 1800 के दशक में वैज्ञानिकों ने यौगिकों की शुरुआत की। कब की थी? अब देखिए, यौगिकों की जो शुरुआत हुई थी वो वैज्ञानिकों द्वारा 1800
के दशक में हुई थी। कब हुई थी? 1800 के दशक में हुई थी। जो वैज्ञानिक थे, जो हमारे कौन थे? वैज्ञानिक थे। इन वैज्ञानिकों द्वारा यौगिकों की जो शुरुआत हुई वो 1800 के दशक में। अब बात करते हैं कि जो हमारा रसायन विज्ञान है, किस भाषा का शब्द है? किस भाषा, कौन सी भाषा का? रसायन विज्ञान के बारे में तथा कुछ शर्तें। अब जो रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं और उनकी क्या क्या शर्तें हैं। देखिए, पहली जो रसायन विज्ञान के बारे में जानते हैं, रसायन विज्ञान कामा भौतिकी और जीव विज्ञान के बीच में, जीव विज्ञान के बीच में, जीव विज्ञान के बीच में एक मध्यवर्ती स्थिति बनी। अब रसायन विज्ञान जो है वो हमारा क्या है? रसायन विज्ञान भौतिकी और जीव विज्ञान के बीच में एक मध्यवर्ती स्थिति बनी। अब रसायन विज्ञान तो हम पढ़ते हैं, सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन जब हम रसायन विज्ञान पढ़ते हैं तो उसके साथ साथ कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो भौतिकी द्वारा होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? भौतिकी के द्वारा होते हैं और जीव विज्ञान के भी द्वारा होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रसायन विज्ञान भौतिकी और जीव विज्ञान के बीच में एक मध्यवर्ती स्थिति बनी होती है। जब हम केमिस्ट्री को पढ़ते हैं तो पढ़ने के साथ साथ याद करते हैं। याद करने पर हमारे पास कुछ ऐसे उदाहरण आ जाते हैं जो भौतिक के होते हैं और किसके होते हैं? जीव विज्ञान के होते हैं। किसके होते हैं? जीव विज्ञान के होते हैं। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, रसायन विज्ञान रसायन विज्ञान ब्रह्मांड में बनने वाली प्रत्येक एक संरचना का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक संरचना का अध्ययन किया जाता है। रसायन विज्ञान जो है वो ब्रह्मांड में बनने वाली
प्रत्येक एक संरचना का अध्ययन किया जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, अब ब्रह्मांड तो पूरा संसार है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण है कि हमारे खेत में जो इस समय गेहूं की कटाई चल रही है, और उस कटाई होने के बाद दोपहर में जब हम लोग खेत की तरफ जाते हैं या आते हैं तो देखा होगा आपने, अपनी भाषा में उसको कहते हैं डकूर। क्या बोलते हैं? डकूर बोलते हैं। लेकिन जब वो डकूर हवा बन करके उड़ता है और चारों तरफ घूमता हुआ चला जाता है, तो वो ब्रह्मांड के बनने वाली, अब वो जमीन से ही तो बन रही है। अब बनने वाली प्रत्येक एक संरचना, अब डकूर बना, बनने के बाद में हवा के साथ में मिट्टी को उड़ा रहा है और उड़ा करके ही चला जा रहा है। तो जाने पर उस प्रत्येक एक संरचना का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अध्ययन हम ऐसे करते हैं, जैसे अध्ययन हमने ये किया कि जो हमारी माचिस होती है, माचिस को जब हम जलाते हैं, माचिस को हम क्या करते हैं, जब जलाते हैं तो क्या वो अपनी तरफ से जल जाती है? हम माचिस की तीली को बाहर निकालें और निकाल करके माचिस में जो मसाला लगा होता है उसका जब तक टकराव नहीं होता है तब तक हम माचिस से आग को नहीं निकाल सकते। फिर जब हमारी आग निकलती है तो उसकी भी एक क्या होती है? संरचना। अब उसकी संरचना कैसे जानेंगे आप? देखिए, जब हम माचिस को जलाते हैं तो उससे चिंगारी छूटती है, छूटने के बाद में अपनी ओर आकर्षित आग ऊपर की ओर होती है, ज्यादा ज्वाला हो जाती है, और जब ज्यादा ज्वाला हो जाती है फिर कम ज्वाला हो जाती है, तो वो एक प्रकार की क्या होती है? संरचना होती है। अब आते हैं आगे, तीसरा पॉइंट, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान रासायनिक विज्ञानों के बंधों का अध्ययन करता है। अब जो रसायन विज्ञान है, हमारी क्या है? रसायन विज्ञान है। रसायन विज्ञान रासायनिक विज्ञानों के बंधों का अध्ययन करता है। जो केमिस्ट्री है वो किस पर? जो हमारी रासायनिक विज्ञानों के बंधों का अध्ययन करता है। जब हमारे एक दूसरे पर तत्व तो आपस में जुड़े होते हैं, आपस में लगे होते हैं, एक के साथ एक कण है तो दूसरे के साथ 3 कण है, और जब आपस में कण बनते हैं तो एक परमाणु संरचना का निर्माण करते हैं। परमाणु संरचना का निर्माण तभी होगा जब रासायनिक विज्ञानों के बंधों का अध्ययन इसका होगा। रासायनिक विज्ञानों के बंधों का जब अध्ययन होगा तभी हम रसायन विज्ञान के परमाणु की संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। अब देखिए, ये तो हमारी बात थी कि जो रसायन विज्ञान के विकास का इतिहास था। इतिहास के बाद में अब जो हमारा क्लास है वो 10th हाई स्कूल वालों के लिए जो सब्जेक्ट है वो केमिस्ट्री है। तो जब तक हम केमिस्ट्री का इतिहास नहीं पढ़ पाते हैं या इतिहास के बारे में नहीं जान पाते हैं तब तक हम उस पहले चैप्टर का अध्ययन नहीं कर सकते। अब जो हमारा हाई स्कूल में पहला चैप्टर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक
अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये जो हमारा लेसन है, ये लेसन पहला है। लेसन फर्स्ट में हाई स्कूल वालों के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण। तो हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं? रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं देखिए, रासायनिक तो हमारे तत्व होते हैं, लेकिन अभिक्रियाएं क्या है कि उन्हीं तत्वों के द्वारा बनाई जाने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया। लेकिन हम कैसे करते हैं? जब लिखेंगे, जब एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? क्या है? जब एक या एक से अधिक, हमारे पास एक है तो एक से भी बन जाएगा, लेकिन कह रहा है कि पदार्थों को नया बनाने के लिए जब एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर, जब एक हो या एक से अधिक पदार्थ हो और उनको जब हम मिलाएंगे तो वहां पर एक नया पदार्थ बनता है। क्या बनता है? नया पदार्थ। और वह नया पदार्थ बनने पर हमारा क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहां पर एग्जाम्पल के तौर पर देते हैं H2 प्लस का O2 चेंज। अब H2 जो दिया गया है ये आपका काहे का है? हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और इसी को हम लोग कहते हैं वी हाइड्रोजनी, हाइड्रोजनीकरण। ये हमारा क्या है? H2 है, इसको हम हाइड्रोजन और क्या कह सकते हैं? हाइड्रोजनीकरण। O2 हमारा क्या है? ऑक्सीजन। O2 हमारा क्या है? ऑक्सीजन। अब कह रहा है देखिए, एक या एक से अधिक, हमने एक भी लिखा है और एक से अधिक भी लिखा। अधिक पदार्थों को मिलाकर, अब यहाँ पर दोनों को क्या करेंगे? मिलाएंगे। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि ऐसी अभिक्रियाओं को कैसे बनाना है। ऐसी अभिक्रियाओं को कैसे बनाना है? तो पहले भी एक एग्जांपल के तौर पर दे रहे, इधर हमने क्या लिख लिया? ऐसे लिख लिया, और इधर हमने क्या लिख लिया? ओ लिख लिया। अब देखिए, इस पर एक धन का होता है, इस पर कितना होता है? एक धन का होता है, और इस पर दो काय के होते हैं, ऋण के होते हैं। दो काय के होते हैं, ऋण के होते हैं। अब क्या करेंगे कि इसको हम इधर दे देते हैं, दो वाले। यदि दोनों की कंडीशन सेम हो
तो हम दोनों पद बराबर करें। अब दोनों की कंडीशन सेम है नहीं, यहाँ पर दो माइनस के हैं और यहाँ पर एक प्लस का है, एक का है प्लस का है, और इधर दो का एक है माइनस के। तो जब दोनों एक दूसरे के समान नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो O की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। H की संख्या कितनी हो जाएगी? 2। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? H2O। हो गया। अब देखिए ये कंडीशन याद रखिए, जब कभी भी आप लोगों को अगर दोनों पद देखिए यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, अब दोनों को करने के लिए यहाँ पर हम क्या देखेंगे? आयन देखेंगे कि ऑक्सीजन पर आयन उपस्थित कितने हैं? 2 का ऋण का है, और हाइड्रोजन पर कितने हैं? 1 धन का। तो यहाँ तो बराबर है नहीं, जब बराबर नहीं होते हैं तो क्रॉस कर देते हैं। क्रॉस से मालूम हो जाता है कि H की संख्या कितनी होगी? 2। O की संख्या कितनी होगी? 1। हो गई। अब यहाँ पर देखिए H2 और क्या लिख दिया? O। अब देखिए H इधर कितने हैं आपके? 2 हैं, और इधर H कितने हैं? 2 हैं। इधर आपके O कितने हैं? 2 हैं, और इधर आपके कितने O हैं? 1 है। तो यहाँ O 2 है, इधर O कितने हैं? 1। तो आगे कितने लगा देंगे? 2। अब ऑक्सीजन 2 हो गया, लेकिन हाइड्रोजन आपका 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर कितना है? 2। तो इधर भी कितना लगाएंगे? 2H2 हो गया। अब इसी की अभिक्रिया एक और देखिए, H2 प्लस का O2 चेंज टू H2O लिख दिया। H आपके इधर 2 है, इधर आपके 2 है, O इधर आपका 2 है, और इधर आपका कितना है? 1। तो जब इसको यहाँ पर हमें ये करना है कि जल के साथ में कोई बैलेंसिंग नहीं करना है। जब जल के साथ में कोई बैलेंसिंग नहीं करना है तो हम इसका 1 बटा कितना कर देते हैं? 2। मतलब 2 का आधा कितना होगा? 1। तो यहाँ पर कितना है? 1 है। ये हमारा काय का फार्मूला लिखा हुआ है? जल। किसका लिखा हुआ है? जल का। तो रासायनिक अभिक्रियाएं एवं रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि रासायनिक क्रिया जब एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम एक पद मिला, 1 2 हो गए, और दोनों को मिलाकर के एक नया पद का निर्माण किया, वह हमारा क्या हो गया? रासायनिक अभिक्रिया। जैसे दूसरा देखिए, दूसरा यहां पर देखते हैं सेकेंड एग्जांपल, H2 प्लस का Cl2 चेंज टू। अब यहाँ पर H कितने? 2 है, Cl कितने हैं? 2 है। अब इसकी हम ऑक्सीकरण संख्या देख लेते हैं। ऑक्सीकरण संख्या, अगर किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या नहीं आती है तो हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीकरण संख्या के लिए इधर आपको H लिखना है और इधर आपको Cl लिखना है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 17, इसका परमाणु क्रमांक 1। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर H परमाणु क्रमांक 1 है, इसका महत्तम कोष कितना होगा? 1। तो इस पर आयन भी कितने होंगे? 1 काहे का? धन का। इस पर कितना होगा? 2, 8 और गामा कितना हो जाएगा? 5। कितना होगा? 5। और 5 जब हो जाएगा तो यहाँ पर 15 बन रहा है, तो 2, 8 कितना हो जाएगा? 7। अब देखिए यहाँ पर 7 4 से अधिक है, कार्बन के परमाणु क्रमांक से अधिक है, लेकिन 8 से कम है। तो क्या करेंगे कि यहाँ पर हम लिख देंगे 7 माइनस 8 बराबर माइनस कितना होगा? 1। अब देखिए इधर प्लस का 1 है और इधर माइनस का 1 है, इधर प्लस का 1 है और इधर कितना है? माइनस का 1 है। जब दोनों पद बराबर होते हैं तो इन दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं। जब दोनों पद बराबर, माइनस का भी 1 है और प्लस का भी 1 है, जब दोनों एक एक होते हैं, दोनों अगर बराबर होंगे तो उन बराबर में से हम यहाँ पर तत्वों को भी बराबर लिख सकते हैं। यहाँ पर तत्वों को भी क्या कर सकते हैं? बराबर लिख सकते हैं। तो H कितने हैं? 2। Cl कितने हैं? 2। यहाँ पर भी कितने लगा दें? 2।
अब देखिए H2 हो गए और Cl क्या हो गए, 2 हो गए। यहाँ पर ये HCl जो फार्मूला है ये काहे का है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये काहे का फार्मूला लिखा हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये हमारा काहे का है, हाइड्रोजन का, और ये हमारा है क्लोरीन का। ये किसका दिया गया है, क्लोरीन का। तो हम रासायनिक अभिक्रियाओं को हमेशा याद रखिए कि एक या एक से अधिक पदार्थों को मिला करके एक नया पद बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। आगे बात समझ में। अब आते हैं, जैसा यहाँ पर दूसरा दिया हुआ है, देखिए एग्जाम्पल बहुत सारे, आप यदि एग्जाम्पल के तौर पर पढ़ेंगे तो एग्जाम्पल आपको बहुत सिंपल से मिल जाएंगे। बस आप लोगों को सिर्फ ये याद करना है कि काहे का सूत्र है। जैसे आपका एग्जाम्पल एक और देते हैं, H2 प्लस का I2 चेंज। अब देखिए यहाँ पर H कितना है, 1 है, I कितना है, 2 है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं H और I। अब ये 2, I कितने हैं, 2, तो यहाँ पर कितने लिख दें, 2। अब ये दोनों क्रिया बराबर हो गई। तो ये जो हमारा फार्मूला लिखा है ये काहे का है, आयोडीन, और ये काहे का है, हाइड्रोजन। ये काहे का है, हाइड्रोजन, और ये काहे का है, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड। अब देखिए चौथा एग्जाम्पल, जैसे यहां पर हमने लिख दिया Na प्लस का Cl2 चेंज। अब देखिए ये हमारी क्या है, धातु है, तो ये हमारा क्या है, अधातु है, और अधातु में क्या हो जाएगी, गैस। ये क्या हो जाएगी, गैस हो जाएगी। तो ये हमारा क्या है, धातु है, और ये क्या है, अधातु है। अधातु यहाँ पर क्या है, Cl, जिसको हम क्या कह सकते हैं, गैस। तो इसको, धातु को, Na को क्या कहेंगे, सोडियम। क्या कहेंगे, सोडियम। और Cl2 को क्या कहेंगे, क्लोरीन। क्या कहेंगे, क्लोरीन। अब बात आती है कि Na का परमाणु क्रमांक इधर देख लेते हैं। Na का परमाणु क्रमांक, जो Na का परमाणु क्रमांक होता है उसका कितना होता है, 11। अब देखिए 11 का हम 72 कोष करेंगे, 11 का 72 कोष, 72 कोष हमारा करेंगे तो 2, 8, कितना हो गया, 1। 2 भी पूर्ण है, 8 भी पूर्ण है, 1 पूर्ण नहीं है। ये कम हो रहा है कि बढ़ रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर बढ़ रहा है, तो प्लस का कितना है, बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। तो Na पर कितने आयन होंगे, 1 होंगे, काहे के, धन के। उसी प्रकार Cl का परमाणु क्रमांक, Cl का परमाणु क्रमांक, जो Cl का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, 17। तो इसका 72 कोष करेंगे, 17 का 72 कोष, 2, 8, 7। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, 8 से कम है और 4 से ज्यादा है। तो 8 से जब कम होता है, 4 से ज्यादा होता है, तो 7 माइनस कितना कर देंगे, 8 कर देंगे, माइनस का कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर Cl में कितने होंगे, माइनस का 1 होगा। Cl पर कितना होगा, माइनस का 1 होगा। तो यहाँ पर +1 और यहाँ पर -1। अब यहाँ देखना दोनों बराबर हैं। दोनों कैसे हैं, सोडियम धातु भी धन का है और Cl ऋण का 1 है, तो दोनों कैसे हैं, बराबर है। जब दोनों बराबर होते हैं तो उनको बराबर लिख दो, NaCl।
अब बात आती है कि सर जी इधर आपके Cl2 है, Na1 है, इधर आपने एक ही एक लिख दिया, तो इधर हमको बैलेंस करना है। क्या करना है? बैलेंस। तो Cl को 2, इधर Cl कितने हैं? 1, तो आगे कितने लगाएंगे? 2 लगा दिया। अब Na कितने हो गए? 2, तो यहाँ पर Na कितने हो गए? 2। तो ये हमारा जो सूत्र लिखा हुआ है ये काहे का है? नमक का। इसे हम कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड। क्या कहेंगे? सोडियम क्लोराइड। ठीक है, तो ये हमारी क्या होती है? रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाओं को हमेशा याद रखिए, जो हमारे तत्व होते हैं इनके परमाणु क्रमांक के द्वारा आयन देखे जाते हैं। यदि आयन बराबर होते हैं तो अभिक्रिया बराबर बन जाती है, यदि आयन बराबर नहीं होते हैं तो अभिक्रियाएं बराबर नहीं होगी। बराबर करने के लिए हमको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है? बैलेंस। बैलेंस को हमेशा याद रखिए, आगे लगाया जाता है, ना कि आप लोग पीछे लगा दें। ठीक है, तो आज की क्लास आप लोगों की इतनी ही, और अगली क्लास अगले दिन होगी जो आपकी रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण द्वारा होगी। तो रासायनिक अभिक्रियाएं आपको समझा दिया। अगली क्लास में आप लोगों को समझाएंगे कि समीकरण को कैसे बनाना। कितनी भी बड़ी समीकरण आ जाए, छोटी हो या बड़ी हो, वो सभी समीकरण आप लोगों को अगली क्लास में समझाएंगे। जय हिंद, जय भारत।